सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में, इसकी परिभाषाओं के विषय में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मध्यमान के बारे में, मध्यांक के बारे में, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुलांक, इन सभी से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह जटिल तथा बड़े आंकड़ों को उसी रूप में याद कर सके। अतः इन जटिल तथा बड़े आंकड़ों को सार्थक तथा विश्लेषण योग्य बनाने के लिए इन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल को या फिर जो मैनेजर है, जो डायरेक्टर है स्कूल के, सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हर एक कक्षा में क्या होता है, रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, कक्षा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और सभी में बच्चों के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से डाटा को क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में व्यवस्थित कर दिया। 1000 को तो हम नहीं याद रख सकते, लेकिन हम 50 को, 30 को या 20 को, इनको तो हम याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इस चैप्टर में हम यही सीख रहे हैं कि किस तरीके से डाटा को हम व्यवस्थित करके जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम कैसे प्राप्त कर पाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा आवृत्ति वितरण केंद्र के पास है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा एक ऐसे प्राप्तांक का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके और समूह के प्राप्तांकों को एक ही प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जा सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह विधि जिसके द्वारा किसी आंकिक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति का द्योतक एक अकेला अंक ज्ञात किया जाता है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रायः औसत या एवरेज कहते हैं, अर्थात एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। औसत का सामान्य अर्थ सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से होता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए, पहला यहाँ पर परिभाषा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सिंपसन। सिंपसन की परिभाषा है, सिंपसन के अनुसार एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। रॉस ने क्या कहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। फिर है डी कून के अनुसार साधारण रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ एक विशेष संख्या से है जिसके निकट अन्य प्राप्तांक भी होते हैं। अब देखिए, सांख्यिकी माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, सांख्यिकी माध्य के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थानिक माध्य। तो गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणेत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आते हैं, और स्थानिक माध्य में मध्यांक और बहुलांक, और ये हमें अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, मध्यमान होता क्या है। तो मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंक गणितीय औसत भी कहा जाता है। ठीक है, मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाए तो मध्यमान की प्राप्ति होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, नहीं तो हमें केवल अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यदि आंकड़े अव्यवस्थित हो तो ऐसे आंकड़ों का मध्यमान हम सूत्र से निकालते हैं। तो m = सिग्मा x अपॉन n, जहां पर m जो है ये क्या है, मध्यमान है, और सिग्मा x क्या है, समूह में उपस्थित आंकड़ों का योग, और n क्या है, समूह में उपस्थित आंकड़ों की संख्या। अब इसको यहाँ पर आप देखिए, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये A है, ये B विद्यार्थी है, ये C है, ये D है, अलग अलग इनका नाम है, ABCDEFGH, H तक है ये लोग। और A को मिला है 20 नंबर, B को मिला है 23 नंबर, C को मिला 27 नंबर, D को मिला 18 नंबर, इस तरीके से। तो ये टोटल कितने हैं, 8 विद्यार्थी हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी है, 8 है। तो n की वैल्यू मिल गई हमें। और सिग्मा x कैसे निकलेगा,
सभी के नंबरों को हम जोड़ लेंगे। 20 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 24 प्लस 22, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद हमें 164 मिलेगा और ये सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिल गई। तो मध्यमान आसानी से हम निकाल पाएंगे कि मध्यमान m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन के है और सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, 164 है और बटा एन की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए जब भाग देंगे तो 20.5 आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये मध्यमान निकल गया। इन संख्याओं का इन प्राप्तांक हमें मिले थे बच्चों के, इसका हमने मध्यमान निकाल लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए मनोविज्ञान के एक प्रयोग के 7 प्रयासों के प्राप्तांक निम्न प्रकार से प्राप्त किए गए हैं। इन प्राप्तांकों से माध्यांक की गणना करिए। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल, ये देखिए यहाँ पर कितने आंकड़े हमें दिए हुए हैं। जब इनको हम गिनेंगे यहाँ पर तो हम देखेंगे 26.4, 29.5, 21.7, 22.2, 73.5, 72 और 25, टोटल ये 7 आंकड़े हमें दिए हुए हैं। तो आंकड़ों की संख्या 7 हो गया, एन की वैल्यू 7 मिल गई। सिग्मा एक्स में क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जितने भी आंकड़े जोड़ने के बाद हमें 270.3 मिल गया। फिर वही फार्मूला m इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन के, सिग्मा एक्स की वैल्यू 270.3 बटा 7 और फिर भाग देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा 38.65। ठीक है। अब देखिए व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहली विधि है दीर्घ विधि। तो दीर्घ विधि से कैसे हम मध्यमान की गणना करते हैं लॉन्ग मेथड में। तो लॉन्ग मेथड द्वारा मध्यमान के लिए गणना के लिए सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहां पर m मध्यमान है, आपको पता ही है, मीन है, और x जो है ये वर्गांतर का मध्य बिंदु है, और f जो है ये आवृत्ति है, और n जो है ये क्या है, n आवृत्तियों का योग है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर CI दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है f। दी गई आवृत्ति वितरण तालिका का दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान ज्ञात करिए। तो 40 से 42 के बीच में 2 आवृत्ति है, 25 से 27 के बीच में 3 लोग हैं, 20 से 22 के बीच में 5 लोग हैं, 30 से 32 के बीच में 9 लोग, 36 से 38 के बीच में 1 और 43 से 45 के बीच में 4। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्गांतर का हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो वर्गांतर का मध्य बिंदु यहाँ पर सबसे पहला वर्ग हम पकड़ेंगे 40 से 42 वाला। तो देखिए यहाँ पर 40 से 42 वाले में हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है और जो यहाँ पर 40 और 42 का अंतर है, तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु हमको मिल जाएगा। वर्गांतर में देखिए 40 और 42 का योग यहाँ पर हम ले रहे हैं और जोड़ करके 2 से भाग दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इनका वर्गांतर का मध्य बिंदु, इनका x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक इसी प्रकार पूरी सारणी को हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 40 और 42 के बीच में आवृत्ति 2 हमें पता ही थी। यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, 40 और 42 के बीच में 2 यहाँ पर आवृत्ति है, और जो मध्य बिंदु है इसको हमने इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे करके क्या कर लिया, निकाल लिया। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, 25 और 27 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और फिर यहाँ पर हमें 26 मिल जाएगा। और आवृत्ति 3 तो दी ही हुई है, 25 और 27 के बीच में आवृत्ति 3 है ही। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये जो पूरी सारणी है ये मिल जाएगी। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर हमें वर्गांतर, आवृत्ति और मध्य बिंदु x मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए प्राप्त प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदु की उस वर्गांतर की आवृत्ति से गुणा करके प्रत्येक वर्गांतर के लिए fx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमको पता है, आवृत्ति हमको पता है, मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। अब f आवृत्ति का और मध्य बिंदु का आपस में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये 41 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। फिर यहाँ पर देखिए 26 गुणे 3 करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर 5 गुणे 21 करेंगे तो 105 आ जाएगा। फिर 9 गुणे 31 करेंगे तो 279 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 गुणे 37 करेंगे तो 37 ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर fx की वैल्यू हमें मिलती चली गई। ठीक है। अब देखिए इसके बाद n की वैल्यू हम निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो आवृत्ति है इसको हम जोड़ लेंगे। सारी आवृत्तियों को जोड़ने पर हमें n की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, 9, 1, 4 को जोड़ा हमने तो यहाँ पर 24 मिल गया। ठीक है। अब इस प्रकार से प्राप्त सारणी में fx के सभी मानों को जोड़कर सिग्मा fx का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी fx जो यहाँ पर दिए हुए हैं,
इन सभी को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफएक्स लगेगा। 82 को, 78 को, 105 को, 279 को, 37 को और 176 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 257 हमें मिलेगा। इस तरीके से अब हमें सबकी वैल्यू मिल गई है। अब जब सबकी वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू भी मिल गई, सिग्मा एफएक्स की वैल्यू भी मिल गई, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से अब m इक्वल टू सिग्मा एफएक्स अपॉन n, और n की वैल्यू हमें 24 पता ही है और हमने सिग्मा एफएक्स की वैल्यू भी निकाल ली है 757। तो इनको आपस में 24 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 31.54। ठीक है, तो ये अव्यवस्थित आंकड़ों का दीर्घ विधि से हम कैसे मध्यमान निकाल सकते हैं ये आपने देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों मध्यांक, मीडियन क्या होता है। यदि हमें मूल आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसके लिए हमें मध्यमान या मध्यमान की गणना आदि की सहायता भी न लेनी पड़े तो हम यह कार्य मध्यांक के माध्यम से कर सकते हैं। मध्यांक की गणना के लिए हमें दिए गए आंकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगातार आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही उन आंकड़ों का मध्यांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए मध्यांक की गणना जो है यहाँ पर आप देखिए मध्यांक दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना और दूसरा है व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना। तो अव्यवस्थित मध्यांक के आंकड़ों की गणना हम कैसे करते हैं, तो इसमें भी इवन और ऑड दो नंबर होते हैं। इसमें सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। और व्यवस्थित आंकड़ों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अतः मध्यांक की गणना इन आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करती है। आंकड़ों की संख्या के आधार पर मध्यांक की गणना दो प्रकार से होती है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं m इक्वल टू n प्लस 1/2, और ये एकदम आपके जुबान पर रटा होना चाहिए ये फॉर्मूला m इक्वल टू n प्लस 1/2। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं 2, 4, 3, 8, 7, टोटल कितने हैं 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि टोटल ये n की वैल्यू कितनी है, कितनी संख्याएं हैं, n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इनका मध्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे मध्यांक m इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये इसका जो तीसरा पद होगा वही क्या होगा, मध्यांक होगा। तो तीसरा मतलब ये जो यहाँ 3 नंबर पर है यानी कि 3 क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। इसमें यहाँ पर तीसरा पद क्या है दोस्तों, 4 है, 3 नहीं है। बल्कि यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट किया है ना। आरोही क्रम में जब हमने सेट किया इसको बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कौन सा पद मिला हमें, तीसरा पद मिला। और जब हमने इसको 2, 3, 4, 7, 8 जब इसको हमने व्यवस्थित किया आरोही क्रम में, तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आई, 4, यानी कि 4 इसका तीसरा पद 4 क्या हो जाएगा, इनका मध्यांक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन आंकड़ों का मध्यांक निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है मध्यांक n प्लस 1/2। n की जगह पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 प्लस 1/2 यानी कि चौथा पद 8/2 कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और चौथा पद सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अब व्यवस्थित हम करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा पद है 6, फिर उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 10, फिर 10, फिर 11। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये चौथा पद आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 7 हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पर 7 ही क्या होगा, मध्यांक हो जाएगा। अब देखिए मध्यांक की गणना यदि आंकड़ों की संख्या सम हो। अब अगर आंकड़ों की संख्या सम है तब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो आंकड़े दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। ठीक है, ये क्या है, सम संख्या है 12। तो अब इसमें हम कैसे मध्यांक निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो सम संख्या है तो मध्यांक n प्लस 1/2 पद, तो 12 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.5 यानी कि 6 सही 1/2 पद। तो 6 सही 1/2 पद निकालने के लिए श्रेणी में छठा तथा 7वां पद का मध्यमान ही इन दो आंकड़ों का मध्यांक कहलाएगा। तो छठवां और 7वां पद हम ढूंढेंगे। तो देखिए 6.5 का मतलब क्या होता है, 6 और 7 के बीच की तो संख्या हुई।
तो जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे, तो व्यवस्थित जब हमने इसको कर लिया है आरोही क्रम में, तो देखिए 10, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19। तो हमें छठवां पद और सातवां पद के बीच की संख्या चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 6 है, ये 7 है। तो 14 और 15 का क्या कर लेंगे हम? मध्यांक। तो 14 प्लस 15 बटा 2 कर लेंगे हम। ये छठवां पद और सातवें पद का मान बटे 2 कर लेंगे, तो ये 14.5 आ जाएगा। तो मध्यांक कितना निकल गया? 14.5 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप हमें ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो हम जब हमें मध्यांक मिल जाएगा, तो हम उसके अगल बगल वाले जो पद है, जैसे कि 6.5 किसके किसके बीच में है? 6 और 7 के। तो इन दोनों का आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दिया हमने। तो इस तरीके से हमें मध्यांक की वैल्यू मिल गई। सेम यहाँ पर भी देखिए, इन आंकड़ों का मध्यांक 19, 17, 16, 20, 18, 19। सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 19, फिर 20। अब क्या करेंगे? आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो n की वैल्यू 6 मिल गई। फार्मूला वही लगाएंगे, मध्यांक m इक्वल टू n प्लस 1/2 के, और यहाँ पर 6 प्लस 1/2। तो यहाँ पर देखिए 3 सही 1/2 का मतलब 3.5 हुआ। तो 3 और 4 के बीच में जो तीसरा पद है और चौथा पद है, तो तीसरा पद 18 है, चौथा पद 19 है। तो 18 और 19 को जोड़ करके और हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 18.5 यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा मध्यांक। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुलांक यानी कि मोड। किसी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने मध्यमांक तथा मध्यांक की गणना की है। इस केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने में हमें सबसे ज्यादा गणना मध्यमान में करनी होती है, तथा मध्यांक निकालने के लिए हमें कुछ कम गणना करनी होती है। अतः एक ऐसा माध्यम भी है जिसमें हम बहुत कम गणना पर केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। यह माध्यम बहुलांक कहलाता है। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलांक, यानी कि जो बहुत बार आई है वही क्या होगी? वही संख्या बहुलांक कहलाएगी। अर्थात बहुलांक किसी अंक वितरण में वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा, यानी कि जो संख्या, जैसे 50 नंबर का टेस्ट हुआ है क्लास में, तो कोई बच्चा 10 पाया, कोई 20 पाया, कोई 25 पाया, कोई 24 पाया, कोई फिर 24 पा गया, कोई फिर इसी में 24 पा गया, कोई 20 पा गया, कोई फिर 24 पा गया। तो अगर आप इन आंकड़ों को देखोगे तो आप देखोगे 24, 24, 24 पाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा रहेगा वही क्या हो जाएगा? बहुलांक। इस स्थिति में क्या आपको दिख रहा है? 24 ही सबसे ज्यादा बच्चे पाए हैं। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। तो बहुलांक की गणना हम 2 तरीके से करते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक या अशुद्ध बहुलांक। दूसरा है व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक या शुद्ध बहुलांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको समझेंगे। तो निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इन अव्यवस्थित आंकड़ों में निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि उपरोक्त आंकड़ों में जो 9 अंक है, आप ध्यान से देखिए, 7, 9, 5, 7, 6, 1, 5, 9, 12, 9, 15, 17, 18, 9। एक बार 9 आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। इतनी बार कोई भी और संख्या रिपीट नहीं हुई है, आप देख सकते हो। तो 9 4 बार आया, यानी कि 9 की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इसमें बहुलांक क्या हो जाएगा? देख करके ही हम बता देंगे, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें ढूंढना ही है। तो जब सरल करेंगे हम, देखिए 5, फिर हम ढूंढेंगे 5 और कहाँ है, तो हम ढूंढेंगे तो फिर हमको यहाँ दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 6 को ढूंढेंगे तो हमें 6 3 जगह दिखेगा, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, फिर एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, 6 3 बार हो गया। फिर 7 हम ढूंढेंगे तो 7 भी हम देखेंगे कि हमें 4 बार मिल गया। ठीक है, फिर 8 को हम ढूंढेंगे, 8 को हम ढूंढेंगे तो 8 भी हमें 4 बार मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार यहाँ है, फिर एक बार यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, 4 बार 8 भी हमको मिल गया। फिर 9 हम ढूंढेंगे तो एक बार यहाँ और फिर एक बार यहाँ, 2 बार हमें 9 भी मिल गया। फिर 10 हम ढूंढेंगे तो 10 भी हमें 2 बार मिल गया। फिर 11 और 13 बचा खाली, 11 और 13, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब व्यवस्थित कर दिया हमने। अब संख्या श्रेणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ पर संख्या 7 व 8 दोनों की आवृत्ति सबसे अधिक और बराबर बार हुई है। 7 और 8 सबसे अधिक बार आया है। अर्थात यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे
तो सबसे अधिक व बराबर 4 बार आए। इस प्रकार इनकी गणना दोनों संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे। तो 7 और 8 का औसत निकालने के लिए 7 और 8 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो बहुलांक क्या मिल गया? 7.5 मिल गया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर खत्म हो गया, आपका फर्स्ट पेपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको पिछली क्लासेस की भी लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अब मैं आपको पूरे के पूरे राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी आपके इस फर्स्ट पेपर के। तो फर्स्ट पेपर पूरा अच्छे से देखिए। संस्कृत भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो संस्कृत को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।